Hi friends, good morning to everyone. Today I am going to start preposition lecture number 6. आज प्रीपोजिशन का हम लोग 6 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और इसमें भी हम लोग 3-4 प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि ये भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपको बताया गया था पहले भी कि प्रीपोजिशन काफ़ी लंबी चैप्टर है और इसमें समय आपको लगेगा। तो बिल्कुल आप ध्यान पूर्वक इसको देखें, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूज ऑफ बाय। आज बाय का हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं कि बाय का यूज कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है। तो इसका मुख्य रूप से 3-4 केसेज हैं। वैसे तो इसका 7 से 8 केस में इसका प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट है कि बाय का प्रयोग हम लोग नियर अबाउट केस में करते हैं। नियर अबाउट का मतलब होता है नजदीक के अर्थ में। अब इसको हम क्वेश्चन के अनुसार समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर इस तरह से है, फिलहाल इन तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और तीनों क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सेम होगा। ए होगा फर्स्ट में बाय। अब इन तीनों क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ये देखने में इजी है, बिल्कुल बहुत कॉन्सेप्ट इसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो माय हाउस इज डैश द सी। आप ऑप्शन वाइज इसको समझने की कोशिश करें कि ऑप्शन वाइज हम क्या इसमें बताने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन पे ध्यान देंगे। क्लियर है? तो इसमें है माय हाउस इज डैश द सी। अगर हम इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, ए को देखते हैं, तो इसमें क्या हमें कॉन्सेप्ट मिलता है। सपोज हम देख लेते हैं कि इधर सी है, समुद्र है जो अनलिमिटेड है ना, अथाह सागर है। तो बाय का मतलब यहाँ पे नजदीक के अर्थ में है। बाय का मतलब क्या है? नजदीक के अर्थ में। कहता है माय हाउस इज बाय द सी, मेरा जो घर है समुद्र के नजदीक है। पहला। अगर इसको हम लेते हैं बिसाइड का, तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में। माय हाउस इज बिसाइड द सी, तो समुद्र कितना बड़ा होता है, घर कितना छोटा होता है। तो बगल में होने का मतलब क्या है? उसका भी जो लंबाई चौड़ाई होना चाहिए लगभग उसके बराबर में। क्लियर है? जैसे बिसाइड का मतलब जस्ट या तो राइट हैंड साइड में या तो लेफ्ट हैंड साइड में। अगर सपोज मेरे बगल में कोई लड़का खड़ा है, या तो इस साइड खड़ा होगा या तो इस साइड खड़ा होगा, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। अगर राइट और लेफ्ट में खड़ा है तो बिसाइड बोलेंगे। अगर मेरे जस्ट सामने खड़ा है तो उसको बिफोर बोलेंगे, बिफोर का मतलब सामने। अगर मेरे पीछे खड़ा है तो उसको बिहाइंड बोलेंगे, क्योंकि बिहाइंड का हम पीछे के अर्थ में करते हैं। तो क्या आप देखें समुद्र के जस्ट बगल में कोई घर हो सकता है क्या? नजदीक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कुछ बुक में अगर बिसाइड लिखा हुआ है, तो आपको अगर दोनों में से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, प्रायोरिटी अगर देना है, तो आप बाय को सबसे पहले देंगे। अच्छा, बिहाइंड की बात करें तो समुद्र के पीछे क्या है? मेरा घर है। तो समुद्र के पीछे क्या नहीं हो सकता है, समुद्र के नजदीक हो सकता है। ऐड तो हो ही नहीं सकता है। तो आप इसमें देखेंगे कि बाय बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आप उस ऑप्शन के अनुसार चलें। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है ही केम एंड सेड डैश हर मदर। अगर इसमें लिखें बिसाइड, वह आया और अपने माँ के बगल में बैठ गया। तो आया और माँ के बगल में बैठ गया, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ लिखे ही केम एंड सेड बाय हर मदर, वो आया और अपने। जैसे सेकंड क्वेश्चन है ही केम एंड सेड डैश हर मदर, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? बिसाइड अगर यूज करते हैं तो बगल में, अगर बाय का यूज करते हैं नजदीक। बिटवीन का यूज तो हम वहां करेंगे ना जहां पे दो व्यक्ति या वस्तु हो, क्योंकि हम इसका यूज पढ़ा चुके, आप उसमें देखेंगे तो पता चलेगा कि बिटवीन का प्रयोग हम दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में करते हैं। तो यहाँ तो दो व्यक्ति है नहीं, तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म है। बिहाइंड का मतलब पीछे आया और अपने माँ के पीछे बैठ गया, तो ये तो हो सकता है, लेकिन इसका सेंस, इसके संभावना कम है। या तो बगल में बैठेगा तो नजदीक बैठेगा, है ना। तो अगर प्रायोरिटी देना हो, प्राथमिकता देना हो, तो सबसे पहले हम किसको देंगे? बिसाइड को।
अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो सबसे पहले हम किसको लिखते, बाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, अ बॉय इज स्टैंडिंग डैश द टेंपल। एक लड़का मंदिर के पास खड़ा है या मंदिर के नजदीक खड़ा है या मंदिर पे खड़ा है। यहाँ क्वेश्चन सुने, अगर ऑन का यूज करें तो मंदिर के ऊपर हो जाएगा, जो कि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, मंदिर के ऊपर तो खड़ा हो नहीं सकता है। दूसरा है एट, इसका भी लगभग सेंस वही बनता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ है बॉय इज स्टैंडिंग बाय द टेंपल, टेंपल के नजदीक खड़ा है या टेंपल के बगल में खड़ा है। अगर दोनों में से हमें चूज करना हो तो किसका यूज करेंगे, बाय का, या नजदीक के अर्थ में। तो पहला इसको आप देखेंगे क्या कि अगर बाय का प्रयोग करना हो तो बाय का प्रयोग हम फर्स्ट केस में हम देखते हैं नजदीक के अर्थ में। और आपको मैं पहले ही बताया, जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको पहले ये देखें, है ना, कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ऑप्शन आपको लगता है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन उसमें फिलअप किए जा सकते हैं, तो आप देखिए कि प्राथमिकता सबसे पहले किसको दी जा सकती है ना, उसमें से बेस्ट मीनिंग किसका निकल रहा है ना, संभावना किसकी बन रही है। तो आप उस अकॉर्डिंग उस बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे जिसमें ऑप्शन 4 होगा और आपको ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन उसमें एप्लीकेबल है, चारों ऑप्शन उसमें हो सकता है। तो उस केस में आप ध्यान देंगे कि उस केस में सबसे बेस्ट मीनिंग किस सेंस में निकल रहा है और संभावना सबसे ज्यादा किस सेंस को दी जा सकती है, तो उसके अनुसार हम प्रायोरिटी को सिलेक्शन देकर चूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन इस तरह से हो, जी दिया गया है बिफोर, ये सारी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। अब एक क्वेश्चन से हम लोग इन सभी प्रीपोजिशन को क्लियर करेंगे कि किस सेंस में क्या हो सकता है। अब जैसे क्वेश्चन है मैन इज स्टैंडिंग डैश द ट्री, है ना, तो एक व्यक्ति पेड़ के बगल में खड़ा है या एक व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा है या एक व्यक्ति पेड़ के सामने खड़ा है या एक व्यक्ति पेड़ के पीछे खड़ा है, ये सभी पॉसिबिलिटी यहां से दिखाई दे रही है आपको। तो आप इसमें देखेंगे प्रायोरिटी किसको देना है। हम सबसे पहले अंडर की बात करते हैं, ठीक है। अगर यहां लिखे मैन इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बीनीथ का मतलब भी क्या होता है, नीचे होता है। A man is standing beneath the tree, beneath का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। तो अंडर का भी यूज सही है यहाँ पे और beneath का भी यूज यहाँ पे सही है। अगर beside का देखिए, एक व्यक्ति पेड़ के बगल में खड़ा है, अगर सपोज हम मान लें ये पेड़ है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो उसको पेड़ के नीचे ही बोलेंगे ना, पेड़ के बगल में तो नहीं बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो इसको पेड़ के नीचे ही कहेंगे ना, बगल में तो नहीं कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे बिसाइड वाला जो कॉन्सेप्ट है उतना परफेक्ट नहीं है जितना की पॉसिबिलिटी इन दोनों की बन रही है। तो जिसके कारण बिसाइड का प्रयोग अभी हम नहीं के बराबर में करेंगे। अब क्वेश्चन डी की बात करें, ऑप्शन डी की बात करें, बाय अ मैन इज स्टैंडिंग बाय द ट्री, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों कि सपोज अगर पेड़ यहाँ पे है, कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हो, कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हो, कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हो, तो पेड़ के नजदीक ही तो हुआ ना। और जब पेड़ के नजदीक है तो बाय का प्रयोग तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाय का प्रयोग भी एप्लीकेबल है। अगर हम देखें बिहाइंड, एक मैन इज स्टैंडिंग डैश द ट्री, अब यहाँ बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे। अगर सपोज पेड़ यहाँ है तो उसके पीछे कोई छिप सकता है, उसके पीछे कोई खड़ा हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है। तो यहाँ पे बिहाइंड अगर प्रयोग करें तो यही प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने होता है, बिफोर का मतलब भी सामने होता है। लेकिन इन फ्रंट ऑफ बिफोर में बेसिक डिफरेंस ये है कि इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने तो होता है, बट इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जहां पे निर्जीव वस्तुएं होती है, अगर वहां पे मुझे सामने दर्शाना हो तो वहां पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन बिफोर का मतलब सामने तब जब हम लिविंग थिंग्स के केस में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे
कि एक लड़का एक व्यक्ति पेड़ के सामने खड़ा है, तो ये संभावना हो सकती है। तो पेड़ क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। बिफोर का यूज इसलिए नहीं करेंगे कि इसका भी मतलब दोनों का सेम होता है सामने के अर्थ में, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स में है इसलिए यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का यूज किए, लेकिन ये लिविंग थिंग्स केस में है तो पेड़ कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हम बिफोर का यूज नहीं करेंगे। तो हम अब देखते हैं क्या कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत इन फ्रंट ऑफ भी हो सकता है, बीनीथ भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है, बाय भी हो सकता है, बिहाइंड भी हो सकता है। अगर ये पांचों ऑप्शन दिए हों, 6 ऑप्शन दिए हों, तो इन 5 में से हम किसको सबसे पहली प्राथमिकता देंगे, तो आप याद रखें कि इसमें सबसे पहली प्राथमिकता अंडर को देना है या बीनीथ को देना है। वो ना रहे तब बाय का भी दे सकते हैं, बिहाइंड का भी दे सकते हैं और इन फ्रंट ऑफ का भी दे सकते हैं। क्लियर है? तो आप इस चीज में देखें क्या, पहले इसको इमेजिन करें, इसको कल्पना करें, एक बाय फिगर समझने की कोशिश करें कि हाँ इसमें कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। हम सेकंड केस पढ़ने जा रहे हैं। बाय का सेकंड केस क्या हो सकता है, तो बाय का सेकंड केस ये है, आपको याद होगा कि हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अर्थ में बाय का प्रयोग करते थे। जहां पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम शुद्ध हिंदी में यातायात के साधन बोलते हैं, तो जहां पे यातायात का साधन होता है वहां पे भी बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में देखना हो तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ही, तुम, ऑन के प्रीपोजिशन में क्लियर कर चुके हैं। पिछले लेक्चर को आप देखेंगे तो वहां पे इसका क्लियरेंस आपको सही से दिखेगा। वहां पे मैं बताया क्या था कि जब भी कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले, जब भी कोई यातायात साधन के पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है तो उसके पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं। अगर सपोज यही क्वेश्चन ऐसे रहता, अब बस इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले आर्टिकल है, तो आर्टिकल होता तो यहाँ पे या तो इन का यूज करते या तो ऑन का यूज करते। ये सारे चीज के हम डिस्कशन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो आपको देखना है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के केस में हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए। क्लियर है? या हम इसको ऐसे लिखेंगे, ही goes to हाजीपुर डैश बोट, डैश बोट। तो यहाँ पे देखें बोट भी क्या है, यातायात का साधन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब इसके पहले देखें कि कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, और जब इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है तो यहाँ पे बाय का प्रयोग करेंगे। हाँ, अगर सपोज ए बोट रहता तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, इन या ऑन का। तो इसका सेकंड यूज है कि हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग हम लोग बाय का प्रयोग हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के भी अर्थ में करते हैं। सेकंड केस इसका यही कहता है। अब थर्ड केस की ओर बढ़ते हैं कि इसका यूज हम करते हैं क्या, तक। क्लियर है? यानी टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं सम टाइम। क्लियर है? जैसे यहां पे हम लोग ऐसे बोलेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ he will have come from Mumbai अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, by the end of this month he will have come from Mumbai, कि इस महीने की अंतिम तक या इस महीने के आखिरी तक वह मुंबई से आ चुका होगा। अब यहाँ पे देते हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इसमें क्या है, इस महीने तक या इस महीने की आखिरी तक
मतलब इस महीना खत्म होते होते तक वो क्या हो जाएगा, मुंबई से आ जाएगा। तो कहने का मतलब बाय का प्रयोग तक के अर्थ में करते हैं किसी समय को एक्सप्रेस करने के लिए। या हम इसको ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन, ये फर्स्ट है। अगर सेकंड की बात करें, अगर ऐसे लिखेंगे द राजधानी एक्सप्रेस will come here by 2 PM। अगर ऐसे लिखें द राजधानी एक्सप्रेस विल कम हेयर डैश 2 PM, राजधानी एक्सप्रेस यहाँ 2 बजे तक आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 बजे तक आ जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है कि 2 बजे के पहले भी आ सकता है, 2 बजे तक भी आ सकता है, लेकिन 2 बजे के बाद नहीं आ सकता है। तो बाय का प्रयोग हम तक के अर्थ में करते हैं। जैसे ऐसे बोलेंगे he will come here by Friday next, वह अगले शुक्रवार तक यहाँ आ जाएगा। तो शुक्रवार तक के पहले भी आ सकता है, शुक्रवार तक भी आ सकता है, लेकिन शुक्रवार के बाद नहीं आ सकता है। तो बाय का प्रयोग तक के अर्थ में करते हैं। क्लियर है? और टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 5 ऑप्शन में से कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, हम उस पर बात करते हैं। अच्छा, इस पे एक ऑप्शन आप लिख लें, सपोज हम मान के चलिए 6 ऑप्शन है और 6 ऑप्शन में से कोई भी इसमें फिलअप करना है। तो हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। कहता है he will come here dash Friday next। अगर यहाँ पे हम बाय का यूज करें तक के अर्थ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह यहाँ अगले शुक्रवार तक आएगा। अगर हम टिल का यूज करते हैं तो टिल का भी प्रयोग हम तक के अर्थ में करते हैं, यानी वह यहाँ अगले शुक्रवार तक आएगा। टिल का प्रयोग करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ऑन का यूज करें he will come on Friday, तो आपको पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि जब भी डे और डेट का नाम होता है तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि जब भी हम डे और डेट का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम ऑन लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑन भी हो सकता है। अगर हम अबाउट की बात करें तो अबाउट में एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि अबाउट का मतलब क्या हो सकता है। अगर हम ऐसे बोलेंगे he will come here about Friday next, कहने का मतलब हो जिस केस में अबाउट का यूज करते हैं टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, वहां पे इसका मतलब ये होता है कि फ्राइडे के पहले भी आ सकता है, फ्राइडे तक भी आ सकता है, फ्राइडे को भी आ सकता है, फ्राइडे को बाद भी आ सकता है। कहने का मतलब अबाउट हर एक कंडीशन में अप्लीकेबल होता है, हर एक कंडीशन में उसको सही माना जाता है। तो कहने का मतलब आप ये देखें कि अगर हम इस क्वेश्चन में अबाउट लगाएं तो फ्राइडे के पहले का भी सेंस आएगा, फ्राइडे तक भी सेंस आ सकता है, फ्राइडे को भी आ सकता है, फ्राइडे के बाद भी आ सकता है। अबाउट का मतलब ये है। लेकिन बाय का मतलब और टिल का मतलब क्या था? इन दोनों का मतलब ये था कि फ्राइडे के पहले आ सकता है, फ्राइडे तक आ सकता है, फ्राइडे को भी आ सकता है, लेकिन फ्राइडे के बाद नहीं आ सकता। तो इसमें ये कंडीशन है। और अगर हम ऑन की बात करें, पर्टिकुलरली अगर ऑन की हम बात करें तो ऑन का मतलब होता है केवल फ्राइडे को ही आएगा, फ्राइडे के पहले नहीं आएगा, फ्राइडे तक नहीं आएगा, फ्राइडे के बाद नहीं आएगा, केवल फ्राइडे को आएगा। जब समय निश्चित हो, डिफिनिट हो, तो उस केस में केवल हम ऑन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अनटिल का। तो टिल और अनटिल बोथ आर सेम, है ना, बोथ कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ईच अदर। दोनों का प्रयोग हम लोग एक दूसरे के अर्थ में कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह पे कर सकते हैं। दोनों का मतलब टिल और अनटिल का मतलब क्या है? तक के अर्थ में। अब हम यहाँ पे ऐड की बात करते हैं। ऐड, तो ऐड का भी प्रयोग सम टाइम हम समय को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम डिफिनिट दिया होना चाहिए। जैसे 2 PM, 3 PM, है ना, 4 AM,
इस तरह का कोई टाइम यहाँ दिया रहता तो वहाँ पे हम ऐड का प्रयोग करते, सम टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे टिल भी, बाय भी, ऑन का भी प्रयोग अबाउट का भी हो सकता है, अंटिल का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐड का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो आप ये 2-3 चीज बेसिक है आपको ध्यान देना होगा, है ना। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। बाय का फोर्थ केस क्या है? बाय का केस 4 ये है कि बाय का यूज हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में देख लिए, है ना। अब मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं। पहला यूज का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में देखें, दूसरा यूज इसका देखते हैं मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? यातायात का तरीका। जैसे यहां पे मैं लिख भी रहा हूं, यातायात का माध्यम या तरीका, यानी किस माध्यम से वो आ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको 2 चीज का ध्यान रखना है कि बाय का प्रयोग हम माध्यम में भी यूज करते हैं और साधन में भी यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से हो, he go to Delhi या he goes to Delhi by air। एयर का मतलब हवाई मार्ग से गया हो, या बाय रेल यानी रेल मार्ग से गया हो, या बाय सी समुद्री मार्ग से भी जा सकता है, बाय अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत मार्ग से भी जा सकता है, जिसको पहले के जमाने में क्या बोलते थे, गुफा, है ना। तो उस मार्ग से भी ये जा सकता है। तो ये हम माध्यम के केस में यूज करते हैं। सब टाइम हम ऐसे ही बोलते हैं he came here by road, वो सड़क मार्ग से आया। तो हम बाय का प्रयोग क्या देखें कि ये मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के माध्यम के अर्थ में भी बाय का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो बाय का हम 4 केसेस देखें। अब हम 5वें केस की बात करें जो काफी इजी है और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी एग्जाम को लेकर के, और किसी एग्जाम के लिए काफी जरूरी भी होता है। देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे कि सम टाइम लोग सी के पहले द का प्रयोग करते हैं और सम टाइम द का प्रयोग नहीं करते हैं। थोड़ा सा ये बेसिक है, प्रीपोजिशन में आया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखा था बाय सी, समुद्री मार्ग से। क्लियर है? तो जब भी ये मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, यातायात के माध्यम ये जब भी बनेगा, तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी इस केस को छोड़ करके हम हर एक केस में सी के पहले द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? यहां हम बोलेंगे माय हाउस इज बाय द सी, तो मेरा घर समुद्र के नजदीक है, तो वहां पे सी के पहले द होगा, लेकिन जहां पे माध्यम होगा, मीन्स ऑफ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके पहले द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे लास्ट यूज पढ़ते हैं हम लोग बाय का 5। आप पढ़े होंगे पैसिव वॉइस, तो इसका पैसिव वॉइस के अर्थ में भी हम क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन लिखे हम, अ बुक इज रेड बाय मी, यह बुक मेरे द्वारा पढ़ा गया। तो आप जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो पैसिव वॉइस में भी हम बाय का प्रयोग लगभग सेंटेंस में करते हैं, है ना, क्योंकि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में बाय फिक्स होता है, ये बाय प्रीपोजिशन प्रयोग होता ही होता है। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है ना, अ लेटर इज रिटन बाय मी, है ना, अ बुक इज रेड बाय मी, तो बहुत सारे इसका एग्जांपल हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको तो पता है इन तीनों का मतलब क्या होता है, नीचे के अर्थ में। इन तीनों का प्रयोग हम नीचे के अर्थ में करते हैं। क्लियर है? लेकिन इस क्वेश्चन के लिए क्या इन तीनों में से तीनों का प्रयोग कर सकते हैं?
या इन तीनों में से किसका प्रयोग सबसे बेस्ट माना जाएगा? तो अंडर का प्रयोग और beneath का प्रयोग इस केस में अच्छा नहीं माना जाएगा। अब सही माना जाएगा अंडरनीथ का। अंडरनीथ का इसलिए क्योंकि अगर हम तकिए के नीचे अगर कॉमिक्स बुक को रखेंगे तो बिल्कुल नीचे चिपका हुआ रहेगा। अगर सपोज ऊपर में पिलो है, तकिया है और नीचे में कॉमिक्स बुक है तो दोनों दूसरे में सटा हुआ है और बेड के ऊपर है, तो तकिए के नीचे तो कॉमिक्स बुक है लेकिन क्या उसके नीचे बिल्कुल जस्ट वहां से एयर भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो हम लोग उस केस में अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं। अंडरनीथ का नीचे तो होगा लेकिन बिल्कुल नीचे सटा हुआ के अर्थ में हम लोग अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं। शायद आप समझ रहे होंगे। तो आज हम लोग केवल दो प्रीपोजिशन को क्लियर कर पाए। बाय का यूज हम 4 से 5 केसेस में बताया, दूसरा अंडर का यूज या बेनीथ का यूज, अंडरनीथ का यूज, ये 3-4 प्रीपोजिशन पर आज डिस्कशन हमने किया है। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाएं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रीपोजिशन का अगर 1000 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं इट मींस व्हाट कि आपके पास 1000 कॉन्सेप्ट आएगा, कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को 4 से 5 तरीके से मैं बनाकर आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, तो किस कंडीशन में क्या हो सकता है आप खुद अपने मेंटालिटी को यूज करें, उसको बनाने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है किसी पब्लिकेशन का बुक आप फॉलो करें, जो क्वेश्चन नहीं बनता आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें, क्लियर है। और अगर ऑप्शन ज्यादा दिए गए हो तो ऑप्शन को ऊपर सेट करके देखिए, आप ये ऑप्शन लिखते हैं तो कहां तक सही हो पाएगा। अगर प्रायोरिटी देना हो तो ये चारों ऑप्शन में किसको हम प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट देंगे, तो इस बात पे ध्यान आपका हमेशा रहे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज करें, पढ़ें, जहां नहीं समझ में आता जरूर आप पूछें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।